हाँ हाँ हाँ, दोबारा मैंने किया है जी। मैं आ गया हूँ, टाइम लाइन पे आई है मेरी। एक मिनट रुकिए सर। ठीक है। हाँ सर, करो। ठीक है, अब आपको हम लाइव है। जी। जैसा चलिए, कि सभी मेरे मित्र, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं आवाज तेज सतीश कर पांडे देना। से हूँ। और जैसा कि आज मेरी पत्नी सोनिका पांडे का आज जन्मदिन है, सबसे पहले उनको मैं जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। दूसरे मेरे मित्र आशुतोष जी, जो कि बड़े बड़े शोज कराते हैं, उनका जन्मदिन है, सबसे पहले उनको नमस्कार। और कैफियत का पार्ट 3 आपके बीच में है। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ करवा रहा हूँ। आपने सुना होगा यूरेनियम, जिसको हम कहते हैं 235 यूरेनियम, यदि वो फटता है तो उसमें बेरियम और क्रिप्टॉन आता है, उससे एनर्जी जो निकलती है, उस एनर्जी की मैं बात करने जाऊं तो अगर ब्लैक बोर्ड पे आज की डेट में मुझसे कहा जाए कि ब्लैक बोर्ड में एनर्जी का पर्याय क्या है, तो मैं उस शख्सियत का नाम लिखना चाहूंगा। और उस शख्सियत के बारे में दो लाइन बोल के आपका तारुफ में खुद ब खुद अपने शब्दों से दूंगा कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, क्योंकि वो शख्स का हमेशा रहा है कि अपनी लाइन खुद बड़ी करता है, वो किसी की लाइन मिटाता नहीं है। ये कहूंगा कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा करके मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो अकेला, है अभी मेरा सफर। मुझको उसको चलने दो अकेला, है अभी मेरा सफर। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। मैं स्वागत करता हूं आज प्रदीप भंडारी जी का, जो कि हमारे साथ हैं कैफियत पार्ट 3 में। प्रदीप जी, आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है, और पूरी इंदौर की जनता बहुत प्यार करती है आपको। आपका पूरे हिंदुस्तान आपको देख रहा है अभी। मैं आपका स्वागत करता हूं। शुक्रिया, आपके साथ जुड़ के बहुत बहुत अच्छा लगा और माफी चाहता हूँ दर्शकों को कि थोड़ा विलंब आ गया जुड़ने में। पर अच्छा लग रहा है इंदौर की जनता से आपके जरिए रूबरू होने का। और आपकी आवाज जो है उसकी पूरे इंदौर में चर्चा होती ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर। प्रदीप जी, आज मैं चाहता हूं कि जो आपने आज तक जितने भी आपके पोस्ट हैं, लाइव हैं, सचमुच आप हिंदुस्तान में आज छाए हुए हैं, तो मैं बात वहां से करूंगा कि आपने इंदौर की बात करी है। तो इंदौर जो हमसे जुड़ा है आज, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, इंदौर जो जुड़ा है आज, उस इंदौर में कहूं कि जब डेली कॉलेज की आज भी घास पर न जाने क्यों, डेली कॉलेज के एक रूम के दीवारों पे न जाने क्यों आज भी आपको महसूस किया जाता है। और बात कर रहा हूं उस वक्त की जब आप क्रिकेट के कप्तान थे, और वो क्या मंत्र था जो आपने डेली कॉलेज की टीम को जिता दिया था। वहां से जो आपका सिलसिला शुरू हुआ है, मैं चाहूंगा वो मंत्र आप बता दीजिए जिसको टीम ने नंबर 1 फाइनल जिताया था। देखिए, मेरे सबसे बेस्ट कोच हुआ करते थे भानु प्रताप सिंह। और वो उन्होंने हमें हमेशा से बचपन से एक चीज सिखाई है कि डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। और किसी भी चीज को आप पा सकते हो एज अ टीम। और हमें याद है कि हम मेयो कॉलेज के अगेंस्ट उनके उनकी सरजमी पर कभी नहीं जीते थे। दर्शकों को जो जानते हैं उनको पता है कि दिल्ली और मेयो का मैच वैसे होता था जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ करता था। तो जी। उन्होंने हमें ट्रेन करना शुरू किया। और हम सुबह 5 बजे से ट्रेन करते थे स्कूल शुरू होने के पहले, और शाम को ट्रेन करा करते थे लेट इवनिंग तक। मुझे याद है मेरी मम्मी सुबह 5:30 बजे मुझे उठा के हम लोग ग्राउंड के राउंड लगाते थे और वो पैरेलली डीसी में वॉक किया करती थी। और वहीं से फिर मैं स्कूल चले जाता था। और उसके बाद में शाम को लेट जो है मैं लेट तक प्रैक्टिस किया करता था। और उद्देश्य यही था कि एक बहुत अच्छी टीम बनाए, और एक ऐसी टीम बनाए जो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। मुझे लगता है कि कोई भी पारी को जीतने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि विश्वास होना चाहिए कि आप जीत सकते हैं। और वो मोमेंट्स में विश्वास होना चाहिए जीतने के लिए जब किसी को लगता नहीं नहीं जीत सकते हैं। बड़े ग्रेट प्लेयर्स जो वर्ल्ड में है, भले विराट कोहली हो गए, सौरव गांगुली हो गए, या सचिन तेंदुलकर हो गए, या MS धोनी हो गए, अलग अलग ग्रेट प्लेयर्स जो कपिल देव हो गए, वो प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने उन सिचुएशंस में जीत दिलाई है जब सबको लगा था कि मैच हार चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है यही ग्रेट प्लेयर्स बनाती है। और जो हमारी छोटी सी टीम थी उसमें भी यही था कि हम जो है एज फाइटर्स खेलेंगे। और तब हम लोग बहुत छोटे थे,
और पर हम लोग के अंदर जो हमारे कोच थे, वन ऑफ द बेस्ट कोचेस जिनके अंदर हम ट्रेन किए थे, उन्होंने हमारे अंदर वो स्किल्स बिल्ड करी जिसके तहत हम इक्विप्ड हो सके ऑपोजिशन टीम को लेने में। और मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स में मैंने सीखा है वही मैं आज कैरी करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है दो चीजें, कि एक तो स्पोर्ट्स जो है हर बच्चे को खेलना चाहिए, और दूसरी चीज है कि एक बार आर्मी या एनसीसी का जो है एक्सपीरियंस हर स्टूडेंट को होना चाहिए। ये दोनों जो है आपको लाइफ में वो चीजें सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी किताबें आपने पढ़ी हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो सर्कमस्टेंसेज है लाइफ के अंदर, उसमें आप किस तरीके से एग्जीक्यूशन कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और इसी तरीके से हम जीते थे। और हमारी जो बैटिंग लाइनअप थी वो 7th डाउन तक हुआ करती थी, तो 7वां बैट्समैन भी जो है हमारा बैटिंग कर सकता था, और हमारे उसमें 11 में सिर्फ 6 लोग बॉलिंग करते थे। तो बहुत अच्छी टीम थी, और टीम अच्छी होने के साथ में मेंटली हम लोग बहुत टफ थे, और इस कारण जो है हम लोग जीत पाए। और वो जो मोमेंट्स हैं मेरे डेली कॉलेज में, वो बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ हैं। और हर मोमेंट ही अच्छा है, पर वो जो मोमेंट्स है आई विल नेवर फॉरगेट दैट। और दोज वर थिंग्स व्हिच हैज वी हैव बीन कैरिंग स्टिल नाउ। और वो डिसिप्लिन, वो हार्ड वर्क जो है, वो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जनरली लोग को लगता है डीसी में मजे होते हैं, मजा आता है, बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर उसको यूटिलाइज किया जाए तो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। प्रदीप जी, आज इंदौर बहुत कुछ सीखने के लिए आपके आज का इंटरव्यू है। सचमुच इंदौर बहुत कुछ सीखने वाला है। और सच ये है कि एक बच्चा जो बड़ा होकर जिसका ख्वाब इंजीनियर बन के कहीं अपना वो उसको यूज करना चाहता था, न जाने क्या हुआ कि सोनी इरेक्शन में काम किया, जॉब किया, उसके बाद हिंदुस्तान के दिल में जाकर उसके दिल की बात जो उसने जन की बात के रूप में पेश की, वो वाकया कुछ बताएंगे आप? देखिए, मेरा मानना सतीश जी यही है कि जब मैं भी क्रिकेट भी खेला करता था, मुझे लगता था कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। मेरे फादर जो है 40 इयर्स पुलिस में रहे हैं, उनको प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल मिला है। मेरी मदर जो है वो अपनी एनजीओ के जरिए 25 इयर्स से काम कर रही है। तो मैंने उनके मुझे हमेशा फोटोज जी किए हैं सर, मम्मी के साथ। जी उनको मैं नमन करता हूँ। वो जी, तो थैलेसीमिया मेरा के ये बहुत। मानना है, जी जी। जी सतीश जी, तो मेरा ये मानना है सतीश जी, कि मेरा जो एड्रेनलिन हाई होता है, मुझे जो एनर्जी मिलती है, उससे मिलती है कि जो मेरे काम में अगर मैं देश को किसी भी रूप में कंट्रीब्यूट कर पाऊं। और अगर जब मैं उस पैराफर्नेलिया के अंदर रहता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। मुझे जब काम मैं नहीं करता तब मुझे डिसअपॉइंटमेंट होता है, दुख होता है, और जब मैं ज्यादा काम करता हूं तब मैं ज्यादा अच्छा होता हूं। तो मुझे जो है, अगर आप वैसे क्रिकेटर को देखिए, कि अगर आपको एक क्रिकेटर है विराट कोहली को, अगर आप मैच क्रिकेट फील्ड से हटा देंगे तो वो आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, डायनासोर बन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब वो तड़प रहे हैं क्रिकेट फील्ड पे आने के लिए। तो मेरे लिए भी जी इसी जी। तरीके से है कि भले ये सिफोलॉजी हो गया, भले मीडिया हो गया, पॉलिटिक हो गया, मुझे मजा आता है। और मुझे तब मजा आता है जब रिस्क सबसे ज्यादा होता है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश के युवा है। और आज जो मेरी टीम है वो बहुत अच्छी टीम है, और वो दिन पर दिन बेटर होती जा रही है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे काम के जरिए आने वाले दिनों के अंदर क्या मैं देश को आगे ले जा सकता हूँ। आज आप इंदौर में बैठे हैं, क्या इंदौर जो है वो बैंगलोर को बीट कर सकता है? आज इंदौर की लोकेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है पूरी कंट्री में, सेंट्रली लोकेटेड है, क्लाइमेट इतना अच्छा है, फूड इतना अच्छा है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, पर तब भी हम जिस तरीके से हमें प्रगति करना चाहिए था उस तरीके से हम प्रगति नहीं किए हैं। हमारे पास में इंडस्ट्रियल हब पीतमपुर है, उस पीतमपुर में कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज हैं। वो आपका आईटी पार्क जो है आप अगर खंडवा रोड पे जाते हैं, सालों हो गए अभी तक भी वहां पे कंपनीज नहीं आई है। अगर बैंगलोर वर्ल्ड की कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकता है तो क्या इंदौर नहीं अट्रैक्ट कर सकता? करना चाहिए। जब इंदौर के बाजू में उज्जैन है जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आ सकते हैं, इंदौर से आप 4 साढ़े 3 घंटे की ड्राइव करेंगे तो आपको सीनिक ब्यूटी भोपाल मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को अभी तक उसका ट्रू पोटेंशियल हम पहुंचा ही नहीं पाए, और इंदौर का तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचा पाए हैं। और ये मेरे दिल के अंदर दर्द है। अगर इंदौर के अंदर बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ने आ सकते हैं, तो अगर इंदौर एक इकलौता शहर है जहाँ पे आईआईटी और आईएम है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इंदौर इस देश का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन हो सकता है? अगर कोई इंडियन ग्रोथ स्टोरी की बात करे तो मुंबई और बैंगलोर के बाद इंदौर का नाम ले। मुझे लगता है कि अब आने वाले 10 सालों के अंदर ये समय आ चुका है, और जिसमें इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है।
तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं सतीश जी, जो मुझे प्रेरित करती है काम करने के लिए। और मुझे लगता है कि यही जो चीज है कि बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ रह के हम सब काम कर सके। और इंदौर की इतनी बड़ी युवा शक्ति है, इंदौर की इतनी बड़ी युवा ताकत है, पर वो अभी तक यूटिलाइज नहीं की गई है, और वो यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। इंदौर क्या सिर्फ राजबाड़े और छप्पन के लिए नहीं जाना जाएगा, इंदौर को जानने की जरूरत है कि वहां पे इंदौर जो है देश को दिशा दे। अगर अहमदाबाद जो है वो गुजरात का मॉडल बन सकता है, तो इंदौर भी जो है वो मध्य प्रदेश का मॉडल बनना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि दुख की बात है, आप बताइए ऐसा कौन सा सिटी है जो 45-50 मिनट्स में आपको मुंबई पहुंचा दे और 1-1.25 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचा दे? क्यों नहीं उस तरीके से यूटिलाइज किया गया है? और यही जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है करने की, और आने वाले समय के अंदर बहुत इस पे ध्यान देने की जरूरत है। नहीं ध्यान देंगे तो हम युवाओं को की शक्ति को जोड़ेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि इस पे चीज पे ध्यान दिया जाए। प्रदीप जी, मैं इतने देर आपके साथ हूँ, शायद 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे। मैं एक एक अपना, मेरी जो सोच है और मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जितने देख रहे हैं, आज एक बात जो बोल रहा हूँ, शायद मेरे आपके दिल के छुए तो मुझे बता दीजिएगा कि अगर मैं कहूँ कि कोई जादूगर जब होता है, तो वो जी जादूगर हमेशा वो जादू जो है सबसे अपने ऊपर अप्लाई करता है, फिर वो उसका प्रभाव क्या जी गया, पॉजिटिव गया या नेगेटिव, जी उसके बाद वो पेश करता है श्रोताओं या दर्शकों के बीच में। और मैं जी आज आपको तर्क का अगर जादूगर कहूं, क्योंकि आप, जी मैं इतनी देर में देखा है मैंने कि आप अगर दिन है तो उसे रात सिद्ध कर दोगे अपनी बातों से। ये आपके अंदर जी ईश्वर ने आपको शक्ति दी है। तो मैं आपको आज एक जी नाम दे रहा हूं, तर्क का जादूगर, और उसका नाम है 19वीं सदी का जॉन बॉस्को, जिसने की पूरी दुनिया में पहली बार शुरू किया था कि अपनी एक लाइन नहीं खींची थी कि तर्क कैसे किया जाता है। आज मैं हिंदुस्तान का आपको नाम दे रहा हूं, जॉन बॉस्को, जिन्होंने की अगर कुछ कहीं गलती भी हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये प्यार से दिया हुआ नाम है। मैं अपने प्रदीप भंडारी जी को मैंने आज ये नाम दिया है कि जॉन बॉस्को, जिन्होंने 19वीं सदी में जादू, ये जो तर्क की जो शुरुआत की थी, इस तर्क के जादूगर को नमन करते हुए इंदौर की जनता की ओर से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सर, आप वो ऊंचाइयां छुए जो पूरा हिंदुस्तान आज आपको नए रूप में देख रहा है। आज मीडिया भी जो है पूरा, आपने जिस तरह से काम किया है, मैं चाहता हूं कि ये तर्क के जादूगर, जो ये चीजें आपके पास कैसे हैं, कहां से हैं, कि आप रात को दिन और दिन को रात अपनी बातों से बनाने की कोशिश करते हैं। सर कुछ। देखिए, इसके पीछे का आपको मैं राज बताता हूँ। इसके पीछे का राज ये है कि मैं हर दिन जो मेरी मदर के साथ डिस्कशन करता रहता हूँ, मेरी मदर मुझे कहती है कि तुम डिस्कशन में किसी को भी हरा सकते हो, किसी को भी डिफीट कर सकते हो। तो मैं छोटी बात पे डिस्कशन करता हूँ। मुझे लगता है कि बचपन से जो मैं इतना डिस्कशन करता आया हूँ, उसी का ये नतीजा है कि थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। पर ऐसी बात नहीं है सतीश जी, बहुत सारे लोग अगर आप देखें, अगर इस देश के अंदर बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत इंस्पिरेशनल वक्ता है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की अगर आप बातों को आपसे प्यार उनके हम वक्तव्यों को, आपसे प्यार करते हैं इसलिए शब्द दे रहे हैं। हम आपसे प्यार नहीं करते नहीं, मैं हैं। आपके शब्द का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में आपके शब्द पे खरा उतर पाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों को मैं बचपन से ही जो है, मेरे 3 ही पैशन रहते हैं और अभी भी हैं, कि सुबह शाम रात जो है मैं कोई भी डिबेट हो गया, कोई भी न्यूज हो गया, कोई भी पब्लिक पॉलिसी हो गया, वही सुबह शाम रात देखते रहता हूँ। दूसरी चीज, मुझे ग्राउंड पे लोगों के बीच में रहने में बहुत मजा आता है, और युवाओं के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। और उनको सशक्त, उनके साथ में उनको बिल्ड करने में बहुत मजा आता है। तो लोगों से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। और तीसरी चीज यही है कि मैं बहुत सारी स्पीचेस सुनता हूँ। मुझे फिलॉसफी पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट है। मैंने गीता जो है मैं हर दिन पढ़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो अभी तक का सफर रहा है, वो ये रहा है कि जिसमें मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसको इंटरनलाइज किया, वही कहता हूँ। और मुझे नहीं पता, मुझे कई 2 तरीके के लोग होते हैं सतीश जी। एक तरीके के लोग होते हैं जिनको आप स्टेज दे दें तो भयभीत हो जाएंगे। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर आप मेरे सामने स्टेज रख देंगे, कैमरा रख देंगे, या कोई भी बड़ी सी ऑडियंस रख देंगे, 3-4 हजार लोग हैं, तो मैं और ज्यादा अच्छा करूंगा। मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी आती है। तो ये उल्टा है मेरे साथ में, मुझे नहीं पता ये कैसे बस है। और एक चीज का बस गोल्डन रूल में रखता हूँ कि झूठ ना बोला जाए, और बाकी बातें तो सब होती रहेंगी। तो यही बस अभी तक का मेरा प्रिंसिपल रहा है। और कई चीजों में जो मैं बिलीव करता हूँ, उनको खुल के बोलता हूँ, और खुल के बोलने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अभी भी सतीश जी, क्योंकि इंदौर की जनता अधिकतर देख रही है, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, दुख मुझे इस बात का है
कि अभी तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश की, मैं वापस से कहूंगा, इतना ज्यादा टैलेंट है, पर अभी हमने उसको 10% भी यूटिलाइज नहीं किया है। और ये जो मुझे लगता है एक मेरा मिशन है, जो मुझे नहीं पता कब कैसे पूरा होगा, पर जरूर होगा, क्योंकि अभी तक हमने इंडिया में ये नहीं देखा है कि मध्य प्रदेश ने देश को रास्ता दिखाया है। हम लोग बड़े ही सॉफ्ट रहे हैं, हम लोग बड़े ही एक्सेप्टिव रहे हैं, पर हम लोगों ने अपने आप देश को रास्ता दिखाने वाला काम अभी नहीं किया है। हमें जरूरत है कि देश को रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश के हर जिले से एक ऐसा, प्रधानमंत्री ने बात की वोकल फॉर लोकल, अगर मध्य प्रदेश के हर जिले से अगर हम एक ऐसे प्रोडक्ट को निकाल पाए जो नेशनल स्तर पे बेचा जा सके, विश्व स्तर में बेचा जा सके, क्यों नहीं किया जा सकता है? तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत है, और मुझे लगता है ये जो है, ये नेक्स्ट लेवल जो पॉलिसी मेकर सोच रहे हैं वो सोचें, नहीं सोचेंगे तो हम उनको सोचवाएंगे, वरना हम खुद ही सोचेंगे। प्रदीप जी देखिए, मैं जहां तक बोलता हूं कि एक मेरी सोच है कि एक नया शब्द आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, सिफोलॉजी। सिफोलॉजी में बहुत ज्यादा इसको यूज किया जा रहा है आज। और मैंने पहले देखा है काफी वक्त, जब इलेक्शन होते थे तो लोग हाथ यूं मलते थे, कुर्ता पैजामा पहन के आ जाते थे, 4-5 लोग बैठते थे और वहां कंप्यूटर खोल के डिस्कशन होते थे। लेकिन एक इंदौर से एक एक शख्स निकलता है, दिल्ली में जाता है और शुरुआत करता है, देखता है इन चीजों को, बोले ये क्या है, जमीन पे तो कोई पहुंचा ही नहीं, सिर्फ एसी हॉल में वहां पर 4-5 लोग बैठ के हाथ मलते हैं, कंप्यूटर से शीट निकालते हैं, वहां बातें करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो कि आज हमारा हमारा सबका आदर्श है, जिसको जो आज बहुत मतलब जिसे चाहने लगे हैं, वो जगह जगह जाता है, वहां पर ट्वीट करता है कि आज मैं इंदौर में हूं, आज मैं भोपाल में हूं, आज इतने लोगों से मिला हूं। ये शुरुआत जो उसने की है, उसका नाम है प्रदीप भंडारी। मैं पूरे पूरे इंदौर की ओर से क्लैप करता हूं जो आपने नया काम किया है। और जन की बात, सचमुच ये जन की ही बात है। और सचमुच जो आपने स्लोगन भी दिया है, बहुत खूब। ये आपके अंदर ये कहां से आया कि एकदम नया, लोग कई सालों से वहां पर कुर्ता पैजामा थैला वैला लेके पहुंचते, प्लीज बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी टीम है। और कोई भी व्यक्ति अकेले, अगर विराट कोहली भी बैटिंग करके सेंचुरी मार ले, अगर उसको टीम नहीं सपोर्ट करेगी तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी। तो मुझे जी। लगता है कि मेरा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा है कि मैं एक टीम को बिल्ड कर पाया हूँ, छोटी टीम को बिल्ड कर पाया हूँ, पर एक टीम का बंदा 10 लोगों के बराबर है। और हर व्यक्ति जो है यूथ है, एनर्जी है। मेरी विजन ये है कि मेरा हर बंदा जो है, भले उत्तर प्रदेश का कोई बंदा है तो उत्तर प्रदेश में जाके वो अपना परचम लहराए जन की बात का, कोई छत्तीसगढ़ का है छत्तीसगढ़ में लहराए, कोई राजस्थान का है राजस्थान में लहराए, जो केरला में रह रहा है। मेरी शक्ति वो होगी। मैंने देखा है दिल्ली में इतने बड़े फ्रॉड्स हैं जिसकी लिमिट नहीं है। ये सब 10-10 साल टीवी में बैठ कर ज्ञान बांटा करते थे, पर इनने कोई 0% मेहनत नहीं की। ये सबसे बड़ा दुख है, इनने देश को झूठ बेचा। और मेरे को मैंने ये चीज खुद रियलाइज करी जब मैं ग्राउंड पे जाता गया और मैंने देखा ये तो इतने बड़े फ्रॉड्स हैं। इनने देश को झूठ बोला, अच्छे अंग्रेजी बोलने के नाम पर इन लोग ने देश को झूठ बेचा। इनमें से किसी को आधी % नॉलेज नहीं है, इनने कोई शोध नहीं किया है, और ये झूठ के व्यापार को हमको बंद करने की जरूरत है। मैं खुश, मतलब मैंने पहले अलग अलग चैनल से शुरू किया, फिर अर्नब के साथ में हम लोग ने थोड़े बहुत इलेक्शंस करे और साथ में अच्छा रहा। वो उसके लिए भी मैं काफी ब्लेस्ड रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब आप एक सही पाथ पे चलें और अगर आपकी नीयत साफ है तो अपने आप ईश्वर रास्ता दिखाता है। और जन की बात का ट्रू एसेंस यही है कि हम हमेशा जन की बात रहे, क्योंकि अब स्टूडियो पे तो हर व्यक्ति बैठ के बोलता है, वो दौर खत्म हो गया है। और वो दौर अब आने वाले आप 2-3 सालों में देखेंगे कि वो और बंद हो जाएगा। और इसी दौर को तोड़ने का काम हम करने वाले हैं, जन की बात की टीम करने वाली है। और आप देखिएगा कि मैं आपको ये बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, पर ये जरूर कहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि इस बार हम लोग जाके अमेरिका में भी जाके अमेरिका के चुनाव का आकलन करके दिखा दें। इसमें कुछ क्या भी हो बात है सर। सकता है। सर तो बहुत मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 3 चीजें रही हैं। और ये जो जन की बात का नाम है सतीश जी, वो करते करते हम बैठे थे, राजीव जी एक जर्नलिज्म के वहां पे इंदौर के व्यक्ति हैं, मैंने एक शो करा था, रिकॉर्ड किया था, चल गया। उनने बोला क्या नाम दो, बोलो चलो कुछ नाम, इसकी बात दे देते हैं, उसकी बात दे देते हैं। तो मैंने बोला, उनने बोला जन की बात दे दो, मैंने चलो जन की बात का नाम दे देते हैं। तो फिर मैं जब भी कभी भी कंफ्यूज रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जन की बात, अगर कभी भी मैं इधर उधर डगमगा रहा हूँ तो मैं वापस देखता हूँ जन की बात मतलब क्या, जन की बात मतलब जन की बात, और वही हमें करनी है। और वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ, इस नाम से आप देखिएगा बहुत बड़ा मूवमेंट भी होगा, और पूरे देश के युवा जो है वो इस नाम के साथ जुड़ेंगे और एक क्रांति लेके आएंगे। मैं आपको बताऊं कि प्रदीप भाई, कि जब आपने एक शो शुरू किया था जिसका नाम था ललकार, और जब उससे पहले
कितनी बड़ी चुनौती आपको मिली थी टीवी पर, लेकिन आपने जो किया उसके लिए 2 लाइनें बोलूँगा कि लोग सेब से गालों पे गज़ल कहते हैं, लोग सेब जी। से गालों पे गज़ल कहते हैं, हम सूखे निवालों पर गज़ल कहते हैं। लोग सेब से हम्म, गालों पे गज़ल कहते हैं, हम सूखे निवालों पे गज़ल कहते हैं। हमने तो पाई है काँटों की चुभन से राहत, इसलिए पाँव के हम्म, छालों पर गज़ल कहते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही सर कि आप जब आए थे ललकार लेके, तो ना जाने लोग एसी में बैठ के वहाँ पर ज़मीन की बात किया करते थे, और अभी भी बीच में मैंने देखा आपने बीच में कुछ दिन का विराम लिया था, और जब दोबारा शुरू किया तो मास्क लगा के जब आप खेत खलियान में जा रहे थे, तो कुछ लोग दूसरे जो टीवी वाले हैं, वो सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, वो एसी में बैठकर ज़मीन की बात कर रहे थे। तो सर ये जो चीज़ें, जो आपके माता-पिता के संस्कार आपके साथ है कि आपने ज़मीन से जुड़ के काम किया, वो शो मैं समझता हूँ सर आपको एक बात और बता रहा हूँ प्रदीप जी, कि जब आप जंप लेते थे और वो जो प्रचार था आपका ललकार का, सचमुच मुझे अपने कॉलेज टाइम का मैं याद आता था कि इतना एनर्जेटिक आदमी, इतना ऊर्जावान व्यक्ति मेरे इंदौर का है, फ़ख्र है मुझे। मेरे भाई गुरदीप भाई मेरे साथ हैं, वो देख रहे हैं, और वो आपके बहुत बड़े फैन है, संजय भाई, ये लोग आपके बहुत फैन है। एक साधना जी हैं, बहुत बड़े अच्छी इंदौर में महाराष्ट्र का, वो उन्होंने आज मुझसे कहा था कि ये ऐसा कुछ पूछिएगा जो प्रदीप भाई के अंदर अंदर है। तो ये आपने ये जो ललकार में जो आपने ललकार दी थी और टीवी जित सारे टीवियों को, वो कैसा हुआ? देखिए ये भी बड़ा कोइंसिडेंस ही रहा था। तो मेरी जो इच्छा थी वो ये थी कि अगर आप देखेंगे चुनाव के वक्त मैं 400 लोकसभा घूमा था, और मैंने 400 लोकसभा में हर, अगर आप मेरा प्रोमो देखेंगे तो वहाँ के मैं थिएटर से भी पास आउट रहा हुआ हूँ, तो मुझे एक्टिंग का भी बड़ा शौक है। तो मैंने हर जगह के, अगर मैं भागलपुर जाता था तो वहाँ के ड्रेस के अंदर मैं प्रोमो करता था, तो बहुत इलेक्शन के वक्त वायरल हुआ था। तो उसके मतलब और कोई भी अभी तक देश में 400 लोकसभा नहीं घूमा था। अभी भी कोविड में मैं कम से कम 38 दिन घुमा हूँ 14,000 किलोमीटर। तो इस वक्त ये ललकार की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी इच्छा थी कि भाई मैं एक बड़ा अच्छा डिबेट शो करना चाहता था, जो मैंने अर्नब को बोला था। मैं चाह रहा था कि स्टूडियो से करूँ, और अगर ग्राउंड से करूंगा तो बड़े लेवल पे करूंगा। तो पहले थोड़े टाइम चला वो शो, इतना मतलब जिस तरीके से मैं चाह रहा था तो वो नहीं उस तरीके से हो पाया था। तो मैंने बोला यार देखो, इसको बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, वरना मजा नहीं आएगा। तो फिर हम लोगों ने जहाँ पे कोई दूसरा शो होता था उसी के बाजू में किया। और मेरा फिलॉसफी ये रहा है सतीश जी की, शो जो है, अब मुझे नहीं पता, जैसे ही वो शो शुरू होता है ऑडियंस हो जाती है, तो हम अपनी लय में आ जाते हैं। और मेरा रहता है कि उस पूरे, अगर आप शो में देखेंगे तो आई एम एब्सोल्युटली तथ्य पे, जो आपने बात की, तर्क से कभी हम वापस नहीं जाते। और अल्टीमेटली ये विजुअल मीडियम है, तो लोगों को मजा भी आना चाहिए, साथ में कंटेंट भी सही जाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि हम लोग की इतनी एनर्जी रहती थी, हाई होता था कभी लो होता था, थिएटर में सीखा है, तो ऐसे करके बहुत भारी मात्रा में लोग जुड़ने लग गए। और वो शो ने, मतलब आपको टीआरपी वाइज में भी आपको बताऊं कि जब वो शो अपने पीक पे था, इट यूज्ड टू गेट मैसिव टीआरपी, और बाकी दूसरे शो को लिटरली डिसलॉज कर दिया था। तो विच वाज आल्सो वेरी हिस्टोरिक। अब ये कोविड की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अब इसको बंद करना पड़ा, तो मैं ट्रैवल पे निकल गया। तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको कहा, भले वो स्टूडियो हो या ग्राउंड हो, मैं जो चीज करता हूँ दिल से करता हूँ और अपने तरीके से करता हूँ, और वो तरीका जो है वो अपने आप में करते करते इवॉल्व करता हूँ। और इस पूरी चीज में मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जो भी मैं हूँ उसमें मैं, कॉमन आदमी जो है ग्राउंड पे, वो इसको किस तरीके से देखेगा, क्या मैं उसकी बात या उसकी आवाज रख सकता हूँ, या उसकी आवाज बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, किसी को कॉपी ना करूं। तो मुझे लगता है कि ये बस एक चीज रही हुई है, और इसको हम बस किए हैं। अब आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद और बड़ी चीज लेके आऊंगा मैं। और इवन जब मैं टीवी में डिबेट भी करता हूँ, तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि इट शुड बी प्रदीप भंडारी स्टाइल ऑफ डिबेट, एंड दैट हैज टू बी ऑन फैक्ट्स। तो और एनर्जी जो है, अब वो एनर्जी के लिए तो मैं क्या कहूँ कि एक चीज यही, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे साथ उल्टा होता है कि जब मैं काम करता हूँ, तो मैं, अगर आप मुझे लैपटॉप के सामने बैठा दोगे तो मैं बोर होके ज्यादा कुछ नहीं रहोगे। पर अगर आप मुझे फील्ड में उतार दोगे, या मुझे कैमरे पे रख दोगे, या अगर आप मुझे ग्राउंड पे बोलोगे कि इनको एग्जीक्यूट करो, ये स्ट्रैटेजी प्लान करो, वो करो, तो मुझे दैट इज व्हाट आई लाइक। सो तभी आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल एनालिसिस, मीडिया शो एंड ऑल ऑफ दिस इज समथिंग व्हिच आई लव। तो और मेरे को ओपिनियन देने में मजा आता है, दैट इज व्हाट आई लाइक। तो इसीलिए मैं, जो आप कह सकते हैं कि ये चीज है।
और मेरा बस यही उद्देश्य है सतीश जी, मेरी लार्जर विजन, मैं इतना कोई प्लानिंग नहीं करता हूँ। ब्रॉड तरीका पता रहता है, हम लोग गोल सेट करते हैं, पर बहुत कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करता हूँ। ब्रॉड लेवल मुझे पता है कि कहाँ पहुंचना है, कैसे करना है, पर ये एक रूल ऑफ थंब है कि हर दिन काम करते रहें और हर दिन हम कुछ ना कुछ करते रहें। और एक कहावत है कि जिसको जो है अगर आसमान पे जाना होता है तो उसको अपनी सीढ़ियां जो है, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और अगर जिसको सेकंड फ्लोर पे जाना है, थर्ड फ्लोर पे जाना है, वो तो नॉर्मल सीढ़ी पे उसको पता रहेगी किस सीढ़ी पे जाना है। तो यही चीज है, दैट इज व्हाट आई कैन से। थैंक यू प्रदीप जी। कुछ मेरे मित्र हैं जो सामने हैं, एक लालू पटेल जी हैं, संजय लावरे जी हैं, संजय रिहाना जी हैं, जी सलो जी, उनका भी नमन को उन्होंने मैसेज दिया है। मेरा बेटा नमन, आप सुनते होंगे, मुकेश जी उगाता है, तो जी उन्होंने मैसेज दिया है कि प्रदीप जी से एक बात पूछिएगा। एनर्जी की तो बात मैं कर दिया, लेकिन उन्होंने पूछा है कि जैसे मैं भी ये सोचता हूँ कि जैसे किसी से भी, अगर जैसे मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ तो मेरी छोटी सी कंपनी है, तो मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो किसी से इंटरव्यू लेते पूछता हूँ कि भाई साबुन के नाम सबको मालूम होते हैं, मैं पूछता हूँ 5 साबुन के नाम बताओ। सर वो 3 के बाद अटक जाता है, फिर सोचता है, फिर बोलता है। लेकिन ये प्रदीप भंडारी जी जो मेरे सामने बैठे हैं, सर ये जो बिना कुछ सोचे शब्द कहते हैं ना सर, वो जो निकलते हैं सर, वो थोड़ा बताएंगे कि ये क्या है, मतलब कहाँ से ये सब चीजें हैं। जैसे सतीश जी, मैंने आपको कहा कि मैं जो है हर चीज को बड़े कीनली ऑब्जर्व करता हूँ। तो जब मैं ग्राउंड पे भी रहता हूँ तो मैं बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास करता हूँ। और ये एबिलिटी मैं थोड़ी और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा सुन सकूं, ऑब्जर्व कर सकूं, उतना ज्यादा बेहतर है। तो मैं अपनी टीम से सीखता हूँ, मैं ग्राउंड पे जब लोग बोलते हैं उनसे सीखता हूँ। और मुझे तो वो मैं इंटरनलाइज करने की कोशिश करता रहता हूँ। और जब मैं टीवी में कहीं पे भी डिबेट देखता हूँ तो उसको भी मैं इमेजिन करता रहता हूँ। तो एक ये चीज है। और मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ ओरिजिनल थिंकिंग लेके आऊं। और क्या है कि कुछ अपना नया लेके आऊं। तो कोई भी अगर आप थॉट होगा, कोई भी मुद्दा भी चल रहा होगा, तो उसमें मैं सोचूंगा कि यार इसमें अलग क्या हो सकता है, ऐसी क्या चीज हो सकती है जो कोई ना सोचे। तो मैं इस तरीके से अपने थॉट्स जो है उसको बिल्ड करता हूँ। वो अनकॉन्शियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करते हैं। और दूसरी बात रही कि आप जो है, जैसे आपने साबुन का एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है कि कभी भी आप किसी व्यक्ति से पूछें, मान लीजिए कि अगर एक लड़का है, अगर लड़की को प्रपोज कर रहा है, तो वो भी पहले घुमा फिरा के ही प्रपोज करेगा, ऐसे एकदम से उठा के नहीं बोल देगा कि भैया ये चीज है डायरेक्ट करके, तो लड़की को भी अच्छा नहीं लगेगा। हर व्यक्ति थोड़ा घुमा फिरा के करता है। तो क्या कहने का ये मतलब है कि ह्यूमन साइकी है कि आप किसी व्यक्ति से कोई भी चीज बात करेंगे तो आप उसको ब्रॉडली पूछेंगे, उससे जानेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसको इंटरलाइज करेंगे, फिर जाके आपको थोड़ी बहुत चीजें निकलेगी। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें हैं। और बाकी जब गलतियां करते हैं तो उन गलतियों से सीखते हैं और स्ट्रेंथ के रूप में आते हैं। प्रदीप जी, जैसा कि ये शो है, इसमें जो मेरा गेस्ट होता है उसके दिल की बातें मैं जरूर लेता हूँ। एक मेरे जी सामने जो प्रदीप भंडारी जी हैं, श्रोताओं को बता दूं कि आज तक जिंदगी में हर व्यक्ति के कहीं सेटबैक आता है, लेकिन इस व्यक्ति जी से मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि 10 मिनट के अंदर वो सेटबैक कहाँ चला जाता है, दोबारा से प्रदीप भंडारी वही एक्टिव हो जाता है। वो जो है, मैं चाहूंगा मेरे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि जो रिपब्लिक भारत में ललकार, चाहे कोई भी हो, चाहे अब जन की बात, जिसमें जिस तरह से ये जो सेटबैक आने के बाद रिफ्रेश होकर लगता है जिससे बस प्रदीप भंडारी बिल्कुल हमेशा ऐसे ही रिफ्रेश रहता है, वो कारण क्या है इसका? मैं गीता पढ़ता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप गीता को पढ़ेंगे, उस मेरे पास काफी अलग अलग तरीके की गीता है, तो अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें जिंदगी के सभी आंसर्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि नेचर से इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आप दुखी हैं और अंधेरे में अगर आप एक दिए को जलाएंगे, तो अगर आप दिए से देखेंगे कि भाई अंधेरे के अंदर भी वो दिया जलता है। अगर रात अंधेरी है, उसके अंदर भी जो एक तारा है वो चमकता है। तो अगर आप सूर्य को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सूर्य अपना, भले कितने भी बादल आ जाएं, कितनी भी बारिशें आ जाएं, कभी बादल आएंगे, कभी धूप तेज होगी, कुछ भी होगा, कैसा भी पृथ्वी का आकार होगा, पर सूर्य अपना काम करेगा जो है रोशनी देने का। तो अगर आप अपने काम को करें और अगर आपकी नियत में होगी भाई मुझे करना है, नो डाउट डिफिकल्टी सबको आती है, हमें भी आती है, हम भी हर दिन में कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट में रहते ही हैं, नो डाउट अबाउट इट। और डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ यही रहता है, डिसअपॉइंटमेंट की भाई आपको और काम करना है, क्या आपको वो चीज करनी है, यार ये व्यक्ति कहता है हम इससे 10 गुना ज्यादा बेटर कर सकते हैं। क्या मानने मतलब मैं जैसे आपको कहा कि जब मैं ऑन द गेम नहीं हूं, अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं, दैट इज व्हेन आई एम द लोएस्ट।
तो मुझे अब उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, करके ही इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति जो बहुत बड़ा हुआ है कोई भी चीज में, उससे नहीं बड़ा हुआ है उसने कितनी किताबें पढ़ ली, उसने कितनी डिग्रीज ले ली। मार्टिन लूथर किंग को कोई डिग्रीज मिली थी? नहीं। पढ़ाई एक लेवल पे बहुत जरूरी है, पर उसके साथ में सब कुछ अंडर है, और सब कुछ है कि टीम को कैसे लेके आप साथ में चल सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। और मेरे हिसाब से ईश्वर में विश्वास बहुत होना चाहिए। आपको मैं उदाहरण दूंगा, कोविड में मैंने जिंदगी में 4.5 साल में मैं कभी भी घर पे नहीं, सुबह 7 बजे निकला हूँ, रात को 11 बजे आया हूँ। कोविड ने मुझे घर पे बैठा दिया था, और मैं बड़ा वो एंग्री हुआ था, पर उसको मैंने यूटिलाइज किया रामायण को पूरी देखने में। उसके बाद मैंने अच्छा, घर के एनवायरनमेंट में काम करना का शुरू कर दिया, और फिर मैं कोविड के अंदर निकल गया करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे मुझे पता चला था कि आप चाहते थे कि ललकार कंटिन्यू चलता रहे, लेकिन अर्णव गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, ये थोड़ा बाहर जी, प्रॉब्लम है, इसलिए आप देखिए मेरा करना ये है मानना तो। है कि कोई भी चीज, देखिए एक चीज हरिवंश राय बच्चन ने कही थी कि अगर आपके दिल की होता है, दिल का अगर कुछ होता है तो अच्छा है, पर अगर आपके दिल का नहीं होता तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा है। ये तो अमिताभ बच्चन था, सही कह रहे हो। हाँ, तो ये मैंने हरिवंश राय जी की मेरे पास पढ़ी हुई है किताब, उनकी कविताओं की, तो मैंने कहीं सर, पढ़ी थी। ये तो ये अपना सिरवुड में पढ़े थे, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, नैनीताल का, जी और वहाँ जी यही वाकई हुआ था। तो सर मैं आपसे एक जी बात जानना चाह रहा था कि जैसे जी जन की बात आप पोल करते हैं, और जी मैंने जब फेसबुक में एक माँ का आशीर्वाद देखा, उसमें रजनी जी ने फेसबुक में डाला था कि आज मेरे बेटे का जो पोल किया है आज बेस्ट गया है, और वो सभी लोग उनसे इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा थी जन की बात की। लेकिन एक हमेशा मेरे जहन में रहता है कि जन की बात तो हम करते हैं, लेकिन जब आप सर्वे करते हैं तो मुझे मालूम है कि आपकी एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी और एक आपका सर्वे कहीं एक दूसरे को अफेक्ट तो नहीं डालता, लेकिन लेकिन उसके बिल्कुल नहीं। बावजूद भी ये तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो पोल आता है वो इतना करीब आता है, जब इलेक्शन के जब रिजल्ट आते हैं, लेकिन वो आइडियोलॉजी वो मतलब कहीं मैच आपस में कहीं क्लैश तो नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज मैं इंश्योर करता हूँ कि अगर मुझे राजनीति करनी होगी तो मैं राजनीति करूंगा, फुल ऑन तरीके से करूंगा। अगर मुझे कोई ओपिनियन अपनी देनी होगी तो दूंगा, फुल ऑन तरीके से दूंगा। मेरा उस वक्त काम है, देश की जनता ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उनको बताना कि क्या हो सकता है। और एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कि मैं अकेले कोई पोल को सही नहीं कर पाता जब तक मेरी टीम जो है पूरी तरीके से, जो मैं उनको कहता हूँ सही तरीके से नहीं कर पाती। तो हर व्यक्ति, देखिए जैसे कि क्रिकेट मैच जीतने के लिए हर व्यक्ति को सही करना पड़ता है, तब मैच जीता जाता है। एक जी गलती आप कर देंगे तो आप मैच को हार जाएंगे। तो उसी तरीके से ये भी एक है, आपको महीनों तक काम करना होता है, और अगर एक जगह चूक हो जाएगी तो आप बिल्कुल बेवायर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कलेक्टिव जो एफर्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें सही होनी पड़ती हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई बायस ना है। बायस सबका होता है, पर उसको हम लिमिट कर सकें। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे टीम को, हमको भी समझ में आने लग गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं लोग कहते हैं जन की बात वाले क्या कह रहे हैं वो देखो। तो जी ये एक जी जी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं बाकी सब एज जो ए लोग हैं ऑडियंस वो बोल बड़े रहा हूँ। पैसे से करते हैं, बड़े जो बाकी पोस्टर है, सिपोलॉजिस्ट तो कोई कह नहीं सकते। इनमें से इनको 10 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं पता होगी, कोई सूट पहन के आ जाएगा, अपने लोगों को भेज देगा, ग्राउंड पे नहीं बैठे रहेगा, उनसे 3 लाइनें नहीं बोली जाएंगी। नंबर सही होना गलत होना चलिए जरूरी है, पर नंबर के साथ में आप एनालिसिस देखिए, किसी से पूछिए देश में कि 20 कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बता सके। तो मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये चीज जो काम हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ जनता, और हमारा सिर्फ और सिर्फ रूल यही है कि हम जनता का विश्वास जीतें। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब मेरा बंदा ग्राउंड पे जाए वो घर से कह सके कि हाँ जन की बात का मैं बंदा हूं, तो आदमी उसको बोले अरे यार तुम जन की बात क्यों, मतलब हाँ तुम सही बात करते हो यार, तुम देश की जो बात है वो सही मूड को बताते हो। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड को हम अब ग्लोबली ले जाएंगे, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये बड़ा चैलेंजिंग भी है सतीश जी, क्योंकि ये देखिए शो जब मैं करता हूँ, मेरे को इतना बड़ा शो में इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता, क्योंकि आप कोई पे भी कोई डाउन होता है उसको आप कर सकते हैं। आपके पास हर दिन परफॉर्मेंस का गेम होता है। एक इट इज लाइक अ मूवी, कि अगर आपने सब कुछ सही किया, मूवी पिट गई तो आप पिट गए। तो ये पोल भी इस तरीके का गेम होता है कि आपने पूरे महीने तक एफर्ट किया और एक व्यक्ति का दिमाग उड़क गया, तो कहीं कुछ आप, और आपका भी कंसंट्रेशन लेफ्ट टू राइट हो गया, तो आपने एक छोटी सी चीज करी तो पूरा वो आउटकम ही अलग से अलग आ जाएगा।
तो it is also a lot of it's an effort of huge amount of concentration. एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेता का क्या है, नेता तो भाई हर नेता बोलेगा कि वो चुनाव जीत रहा है, जीतने हारने के बाद भी इस देश के अंदर जो नेता है वो वापस से राजनीति के अंदर बैठे रहते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं। पर हम अगर मान लीजिए गलती कर देते तो लोग एकदम से चढ़ जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट। प्रदीप जी, मैं एक बात अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहा हूं कि जितने मेरे मित्र यहाँ हैं, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, आंसू भाई, विशाल जी, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे मैं एक बात कह दूं कि प्रदीप भाई की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो हमेशा, अगर जो ऊपर लिखा है वही नीचे होना चाहिए। वो है 100 में 100। अगर 100 में 98 प्रदीप भाई के आ जाएं तो वो ये सोचते थे ये दो कहाँ गए, मेरे दो खोजने में लगते थे, 98 में नहीं जाते थे। तो प्रदीप भाई, ये सोच इतनी जबरदस्त आपकी है कि मैं चाहूंगा ये सोच के लिए आप इस इंदौर की आज ऑडियंस है उसके बारे में बताया कि ये दो के पीछे पड़ना और 98 तो बोले ये तो मेरे हैं, दो कहाँ है वो पता कर। देखिए इसमें सतीश जी, ये तो स्कूल से ही रहा है कि मेरी आदत रही हुई है। अब मुझे नहीं पता है कैसा है ये कि अरे मतलब आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं कि जब तक परफेक्टली, जैसे आपको बताता हूं, मैं झारखंड चुनाव हुआ था, जब तक हमने सीट शेयर सही नहीं किया, वोट शेयर सही नहीं किया, सीएम को नहीं बताया कि वो हार रहा है, तब तक फील नहीं आती। मेरा मानना ये है कि देखिए 98-99% चीजें तो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग सही करते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो 99% के आगे जो 1% है उसके लिए पागल होते हैं। उस 1% में से आप 0.02 पाएंगे, 0.03 पाएंगे, पर आप कितना आगे जाते हैं वो उसी चीज पे डिटरमाइन करता है कि जब सब लोग सो गए, जब सब लोग सेटिस्फाइड हो गए तो आपने क्या किया। तो तभी मैं अपनी टीम को भी कहता हूं कि भाई असली काम तुम्हारा ये होता है कि जब तुम थक जाओ उसके बाद में तुम कितनी मेहनत डालते हो वो मैटर करता है, और ये वॉलेंटरली आती है चीज, मुझे लगता है ये चीज। तो वही एक चीज मतलब मेरे हिसाब से सतीश जी मेरी फिलॉसफी है, मेरी फिलॉसफी ये है कि जब आप थक जाओ उसके बाद, जैसे जब मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ तो एक्सरसाइज के अंदर भी ये रूल ऑफ थंब है कि आपने अगर पहले 10 एक्सरसाइज कर ली, आखिरी एक्सरसाइज आप कितनी मेहनत से करते हो वो मैटर करता है। क्रिकेट के अंदर भी एक योयो टेस्ट करके होता है जो लोगों को पास करना होता है, उसके अंदर भी हर एक राउंड के बाद में क्या आप उससे ज्यादा, मतलब जब जैसे ज्यादा आप थकते जा रहे हो उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और हम क्योंकि यंग है और हम कोई लॉबी उस तरीके से नहीं है तो हम पे तो और प्रेशर रहता है ना। यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत बड़ा नेक्सस होता है, तो मैं ये दोष देश को दिखाना चाहता हूँ कि कुछ चंद युवा जिनका कोई नेक्सस नहीं, कोई बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं, इस देश के अंदर नैरेटिव को बदल सकते हैं, और यही मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, और बहुत बड़े लेवल पे हम करेंगे भी। प्रदीप जी, मैंने अभी बात करी दिल की, अब दिल से बात आता हूँ उंगलियों की पोरों की, जहां जहां की दिल धड़कता भी है। और आप हमेशा अपने तार्किक क्षमता से, अपनी बातों से, मैंने कहा कि जैसे रात को दिन और दिन को रात, ये आपका कहीं ना कहीं आपकी स्टडी है कि किस बात को कहां पर पेश करना है। लेकिन जो मैंने महसूस किया है, शायद आपको मैं श्रोताओं को बता दूं कि मेरी प्रदीप भाई से इस इंटरव्यू के बारे में शायद आधे मिनट भी बात नहीं हुई होगी। ये बातें प्रदीप भाई को मैं पूछ रहा हूं और प्रदीप भाई दिल से जवाब दे रहे हैं। किस हम दोनों को बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि हम लोग आपस में क्या इंटरेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये भी होता है कभी कभी पहले बता दिया जाता है। लेकिन इस शो में प्रदीप जी जिस बेहतरीन ढंग से आपने इस शो में हर हर शब्दों का है, आपको मैं इंदौर की ओर से नमन करता हूं, पूरे हिंदुस्तान की ओर से नमन करता हूं। और आपको एक लाइन जो दे रहा हूं आज मैं, ये दिल की लाइन है कि मैं अपने इस कैफियत में, मैंने जितने भी इंडस्ट्री के हीरो के लिए ये प्रोग्राम रखा था, लेकिन बहुत वक्त से आप मेरे दिल के हीरो थे, इसलिए मैंने आपको शामिल किया। और जिस माँ को नमन करते हो, आपने कहा माँ, माँ मेरे हर शब्दों में शामिल है। उस माँ को मैं कई बार उनको मैंने देखा है मंच पे, जितना बेहतरीन काम करती हो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद बोलता हूं। एक बात जो मैं कहने जा रहा हूं, शायद वो आपके दिल की है और वो आप जरूर कहेंगे कि एक जो व्यक्ति
तार्किक क्षमताओं को रखता है। एक व्यक्ति जो बोलने में इतना प्यारा है, जिसकी बोलने को लोग सुनना पसंद करते हैं, उसमें ना तो ऐसा कुछ है कहीं बोरियत है। देखिए मैं बताऊं, मेरे श्रोता देखिएगा कि कितने व्यूवर्स मेरे मिलेंगे, मुझे मालूम है। और सच ये है, उसके बाद वो व्यक्ति कहीं जाके उस जगह पहुंचता है जहां पर कोई पहुंचा ही नहीं है। वो है एक किताब का लिखना। उस किताब को लिखने पर आपने अपनी उंगलियों के पोरों पर जो दिल का इस्तेमाल किया है, जो प्रयोग किया है, उसका नाम है, बुक का नाम है मोदी मैंडेट। और उसमें सचमुच आज जो लॉकडाउन है उसके कारण वो किताब मार्केट से अभी शॉर्ट है और आपके उसकी डिमांड बहुत है। क्यों? लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, उसका कवर बहुत अच्छा है, उसका बैग बहुत अच्छा है, उसके कागज बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अल्फाज उसमें ऐसे क्या हैं जो उस किताब को इस मुकाम तक लेके आए हैं। हेलो। जी जी, अब फोन कर जी। जी बोलिए। मैं सुन पा रहा हूँ। जी बोलिए सर। हाँ बोलिए, ठीक है। जी आपको मैं क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? हेलो। जी जी, आपको क्वेश्चन आपको रिपीट? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मेरी आवाज, मेरे पास आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ गई? या मेरा मैं, क्वेश्चन आ गया आपके पास? जी जी जी, हाँ बोलिए। क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं आप। जी, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, इस बुक के अंदर जो खासियत है, ये इस बुक के अंदर खासियत ये है कि ये पहली राजनीतिक किताब है सतीश जी, जिसमें एक भी नेता से बात नहीं की गई है। इस पूरी की पूरी किताब में जो 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घुमा था, उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो लोगों से मैंने बात करी थी और मेरी टीम ने बात करी थी, उससे जो हमने एनालिसिस निकाला है वो है। दूसरी चीज ये कि ये बुक मैं नहीं लिख पाता अगर विनय मुझे सपोर्ट नहीं करता और मेरी टीम नहीं सपोर्ट करती। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और एक साल पहले मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं ये किताब लिखूंगा, और अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली सपोर्ट विच इज तो एटर्नली देयर। तीसरी चीज ये है कि इस किताब के अंदर हमने जनता की भाषा के अंदर लिखी गई है, तभी इस किताब की सेल इतनी मैसिव हुई है। हमने वो पान वाले की कॉन्वर्जेशन लिखी है जो हमने की थी गोरखपुर के अंदर, अब हमने छत्तीसगढ़ की कॉन्वर्जेशन लिखी, तो हमने जनता को ही बुक डेडिकेट की गई है। तो हमारी बुक से कुछ नेता नाराज हो सकते हैं, कुछ नेता खुश हो सकते हैं, पर हमारी बुक के अंदर ये चीज है कि देश की जनता 2019 में क्या क्या सोच रही थी, उनने जो है क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी मैंडेट दी, उसका एनालिसिस है देश की जनता के जबानी। इसीलिए मैं कहता हूं ये पीपल्स बुक है और इसमें सब ओरिजिनल एनालिसिस है, कहीं कोई किताब के अंदर एनालिसिस नहीं मिलेगा। और आप देखिएगा आने वाले सालों के अंदर जब इसको आप रेट्रोस्पेक्ट में आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्या किताब जो है कितने ओरिजिनलिटी से लिखी गई थी। एंड दिस इज अ बुक विच इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, जिसमें किसी को खुश या दुखी करने के लिए नहीं लिखी गई है, सिर्फ इसीलिए लिखी गई है क्योंकि लोगों को एक कहानी बतानी थी। वो कहानी थी उनके खुद के दिमाग की अलग अलग जगह वो क्या सोच रहे थे, और इसमें एक भी झूठ बात नहीं लिखी गई है, और ये सबसे बड़ी चीज इसमें थी। प्रदीप जी, देखिए, अभी संजीव जैन जी हैं जो मेरे साथ फार्मा कंपनी में हैं, और उन्होंने एक अब आपसे पूछना चाहा है, अभी मेरे पास क्वेश्चन आया है कि आप ये जो ग्लोबल प्लानिंग है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ बताएंगे? आपने कहा कि हमने ग्लोबल प्लानिंग किया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप। सतीश जी, अगर सब चीजें अभी बता दूंगा तो बाद में कैसे बुलाएंगे? आप तो सब्र करिए, सब कुछ चीजें बात के लिए भी छोड़नी चाहिए। चलिए, वो तो है, लेकिन लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे आप आज इंदौर वाले तो आपसे आपके पास किताब रखी है सर? ये हमारे गुरदीप जी हैं जो हमेशा मेरे लाइव शो में आते हैं, और अगर जी, बुक हो तो देख सकते हैं क्या बुक वो? मैं आपको बहुत जल्द, अभी मैंने दीपांशु को बोला है आपको 2 मिनट में बुक दिखाएगा जरूर। एक सेकंड मैं रुकिए। प्रदीप जी, मैं चाहता था कि कुछ आप कुछ मैसेज आज मेरे इंदौर के या मेरे श्रोताओं को, दर्शकों को कुछ देना चाहते हैं दिल से कि ये रही बुक, ये प्रदीप आप भंडारी बुक देख सकते दिल हैं। से क्या जी, कहना चाहता है हमारे बीच। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। तो गुरदीप जी ये रही देखिए ये। बुक, आप मोदी मैंडेट 2019 इसको बाय करिएगा। मैं इंदौर में भी बहुत जल्द आऊंगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद में। ये बुक इज रिटन बाय मी विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, विनय एंड माय टीम, एंड यू शुड बाय दिस बुक। दिस इज अ वेरी यूनिक बुक इन द कंट्री। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मैसेज इंदौर को और मध्य प्रदेश को पर्टिकुलरली ये है कि आप उठो और जागो। अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश को जो है आगे बहुत बड़े रूप में ले जाना है। समय आ चुका है कि मध्य प्रदेश अपनी विजन को बढ़ाए। समय आ चुका है कि मध्य प्रदेश का युवा उठे
और सेटिस्फाइड ना हो और आगे जाए। समय आ चुका है कि इंदौर को इंडिया की नंबर 1 सिटी बनाना है और ये आप ही लोग बना सकते हो। आप लोग बहुत कम चीज के सेटिस्फाइड हो चुके हो, बहुत छोटी चीजों के लिए सेटिस्फाइड हो चुके हो। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इंदौर क्लीनेस्ट होगा। इंदौर ने अपने आप को इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट शहर बनाया। अब आपको सोचना है कि इंदौर को इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन बनाना है, कि अगर कोई बच्चा जो है इस देश के अंदर पैदा हो, वो बोले कि मम्मी मम्मी मैं कहाँ जाना चाहता हूँ नौकरी के लिए, मैं इंदौर में जाना चाहता हूँ नौकरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अवसर होंगे। ये आप विजन बनाइए और आप देखिए, मेरे को लगता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी गति से आगे ले जाना है। प्रदीप जी, जैसा कि बात चली थी चैनल्स के बारे में, आपके चंद लम्हे और लेने वाला हूं, क्योंकि आपका इतना जी बिजी शेड्यूल रहता है कि आपके बहुत सारे शोज रहते हैं। और जी आपके जन की बात हो या आर भारत हो, रिपब्लिक भारत, जो कि हम मेरे घर में शायद 8 घंटे वही चलता है, आपको बता दूं मैं, अच्छा रिपब्लिक भारत। जी और मेरा बेटा पहले अर्नब जी को बहुत नमन जो है, जो मुकेश जी उगाता है, वो ट्वीट करता रहता था जब पहले ट्वीट जी भेजते थे। तो वो बहुत हम लोग फैन हैं अर्नब जी और आपके। और मैं, हमारे तो हीरो हैं आप, इंदौर के हैं, सचमुच हमारे हीरो असली आप हैं। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे घर में पेपर आता है, पेपर जब दिन भर हमारे सामने रहता है, तो उसमें फ्रंट पेज पे इसको मर्डर हो गया, वहां खून हो गया, वहां ये हो गया। तो मैं यही कहूंगा कि कागज पर रखकर रोटियां खाऊं कैसे, कागज पर रखकर रोटियां खाऊं कैसे, खून से लथपथ आता है अखबार आजकल। लेकिन टीवी माध्यम ऐसा है जहां की हम, अगर कोई न्यूज है वो आई और चली गई, नई न्यूज आ गई, इसके कारण हम अगर कुछ, फिर बीच में कहीं गाना भी आ गया, तो कम से कम ये तो है कि वहां पर चेंजेज आता है। तो उसमें आपने जिस तरह से परिवर्तन किया है, जिस तरह से इस आर भारत को जिस तरह से आपने जैसे कई शोज नंबर 1 हो चुके हैं आज, पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे उनकी टीआरपी नंबर 1 है। हमारा आर भारत बाहर पहुंच, विदेशों में है, जैसे आपने कहा कि आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, अगर मैं एक ये बात कहूं कि प्रदीप भंडारी जी जो हैं हमारे बीच सामने, इसमें कहां पर आप खुद को पाते हैं? मैं तो आपको जैसे कहा है कि इस वक्त मेरी जो शॉर्ट टर्म जो गोल है वो ये है कि हमें बिहार चुनाव को, जन की बात को सही आकलन करना है, यूएस इलेक्शंस को आकलन बहुत बड़े लेवल पे करना है, और उसके बाद में हम बंगाल, तमिलनाडु और असम में बड़े लेवल पे काम करेंगे। ये गोल्स है, 1 करोड़ युवाओं को हमारे साथ में जोड़ना है और जन की बात की जो भी रीच है उसको 100 गुना करना है। तो ये अभी गोल है। टीवी पे हम नंबर 1 होंगे और टीवी पे आप बड़ा धमाका देखने वाले हैं 1 साल के अंदर, रिपब्लिक पे, रिपब्लिक भारत पे या किसी भी दूसरे चैनल पे या जिस पे भी आप देखेंगे, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो ये तो आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ और बाकी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आज प्रदीप जी, मैं आपके पिताश्री और माताश्री दोनों को नमन करता हूं कि इतना बेहतरीन एक पुत्र उनका आज पूरे हिंदुस्तान में इंदौर का नाम कर रहा है। और और सच है कि कोविड के बारे में आप वैसे बहुत चर्चा करते हैं, तो एक क्वेश्चन बीच में आया है हमारे बीच में कोविड के बारे में। तो कोविड के बारे में, जैसे कि आज इंदौर, हिंदू पूरे मध्य प्रदेश में जैसे 6,000 लगभग हैं कोविड के पेशेंट, तो उसमें 3,000 तो इंदौर के ही हैं। तो इसमें बाहर जो एक निकलने का तरीका हिंदुस्तान का है, वो कुछ उसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश, इंदौर ने जो है मध्य प्रदेश ने शुरुआत में काफी ढील दी थी और उसको सीरियसली कंपैरेटिवली नहीं लिया था, तब जाके केसेस बढ़े थे, पहली चीज। दूसरी, और इंदौर के लोगों ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई थी शुरुआत की समय के अंदर, जिसके कारण जो है आपको केसेस बढ़ते हुए दिखे। दूसरी चीज, टेस्टिंग और करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में भी इतनी टेस्टिंग नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। तीसरी चीज आपकी ये है कि आपको कोरोना से डरना बंद करना होगा। आप अगर कोरोना से डरते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आपको मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपने हाथों को धोते रहिए। ये तीनों चीजों के साथ में आपको अपना जीवन व्यतीत करना होगा। हो सकता है 2 महीने के अंदर, जो मैंने इसका प्रेडिक्शन किया था कि 5,200 से कम डेथ होगी हिंदुस्तान में मई एंड तक, जो सही हुआ है, 1.5 महीने पहले मैंने कहा था। मेरा ये मानना है कि आने वाले 2 महीने के अंदर या तो ये बीमारी जो है, इसका इफेक्ट काफी कम हो जाएगा, होने की पॉसिबिलिटी है। पर अब देखिए, आप यूएस के अंदर लोग कह रहे थे कि लाखों की डेथ्स होने वाली है, अमेरिका के अंदर केसेस कम आते जा रहे हैं। जर्मनी जो हजारों की डेथ्स हुआ करती थी 1 महीने पहले, आज कल जर्मनी में सिर्फ 14 मौतें हुई हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब समय आ चुका है कि आप कोरोना के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए सीखिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन और मास्क पहनिए
और टेस्टिंग मध्य प्रदेश को बढ़ानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश इनफ टेस्टिंग नहीं कर रहा है। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ मध्य प्रदेश की टेस्टिंग से। इंदौर के एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से बेहतर करा है चीज, पर ये इनको हमेशा जो है अपने साथ में ये इंश्योर करना होगा कि ये सशक्त रहें और टेस्टिंग करते रहें और लोगों को ढूंढते रहें। और एक चीज आपको, ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया ने बहुत बड़ा भय कोविड का पैदा कर दिया है। कोविड की रिकवरी रेट हर दिन बढ़ती जा रही है। अब एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति को अगर कोविड होता है तो उसका ठीक भी हो जाएगा। एक चीज आपको समझनी है कि मेजॉरिटी केसेस एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई सिम्टम नहीं है कि खांसी है, बुखार है, कुछ है, तब भी उसको कोविड हो रहा है। कोविड होना मतलब कुछ पाप नहीं है। अगर कोविड आपको हो जाता है, आप कोविड के अंदर आदमी को काढ़ा पिलाया जा रहा है, मेडिसिन दी जा रही है और आइसोलेट किया जा रहा है और मेजॉरिटी रिकवरी रेट ठीक हो जाता है। तो जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसको ध्यान रखने की जरूरत है और उसके अलावा लोगों को अब काम करने की जरूरत है। काम करिए, भय हटाइए और आने वाले 2 महीने के अंदर पटरी पे आने की बहुत जरूरत है। बहुत खूब। मैं आज प्रदीप भंडारी जी हमारे बीच में थे, जो पर कि मैं आपसे सतीश जी आपके थ्रू निवेदन करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के लोगों को और पर्टिकुलरली जी, इंदौर को कि टेस्टिंग और बढ़ाइए। टेस्टिंग कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, और कोई दिल की बात आप इंदौर वालों के लिए कुछ ऐसा कि जो जैसे कि मैंने कहा, आप हमारे हीरो हैं इंदौर के, और बहुत खुशी जी, होती है कि इंदौर का मेरी एक दिल की बात यही है सतीश जी कि मैं मध्य प्रदेश को और इंदौर को बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि जो भी विकास अभी तक हुआ है ठीक है, अच्छा हुआ है। भले जितनी भी सरकारों ने किया है, पर मध्य प्रदेश ने अपनी एबिलिटी का 15% भी अचीव नहीं किया है। और मध्य प्रदेश की विजन बहुत बड़ी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश को बहुत आगे जाना चाहिए और अब वो आने वाले सालों के अंदर होना बहुत जरूरत है और यही मेरी एक दिल की बात है। और बाकी दिल की बात तो भी क्या है। थैंक यू। मेरे साथ में बहुत सारे दोस्त हैं, उन लोगों को सबको शुक्रिया, विशाल भाई, सभी लोग। लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्रदीप भाई, जो कि बहुत बहुत ज्यादा व्यस्त हैं आज के वक्त में, जब वो लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लोगों को सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, ईश्वर ने सचमुच ऐसा ऊर्जावान, मैंने यूरेनियम कहा था उनको, कि वो यूरेनियम जो कि न जाने कितनी एनर्जी रोज अपनी अपने इस भारत को दे रहा है, और जो मैं कह रहा हूँ सच्चा हिंदुस्तानी बन के अपनी कोशिश कर रहा है, कि ईश्वर ने जिसलिए उसको पृथ्वी पर भेजा है वो अपना काम बेस्ट करे। तो मैं प्रदीप जी के लिए एक ही लाइन बोलता हूँ, और प्रोग्राम से उनका इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, जाने का मन तो मुझे नहीं कर रहा है। मेरे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, अच्छा, कैसे मेरी नमन को आपसे डाल। ये रिक्वेस्ट है सतीश जी कि आप ये हम्म, इंश्योर करिएगा कि इंदौर के जो है इंदौर के अंदर ये वीडियो जो है काफी लोग देखें। उम्मीद मेरी यही है कि मैं इंदौर की जनता के ज्यादा से ज्यादा जनता तक आपके जरिए पहुंच पाऊँ। क्या बात है, बहुत आपको अच्छा। प्रॉमिस पक्का जी। पक्का प्रदीप, वादा है। और आप भी अपने सारे जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी। कि मैं आपको इसका यूट्यूब पे डाल के आपको शेयर करूंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो बातें, इतनी प्यारी बातें आपने की हैं, और मैंने तो आपसे जो भी प्रश्न किए हैं, शायद मेरे तो आपने जिस तरह से लगता था कि शायद लोग, कुछ लोग अब भी सोच रहे होंगे, सच है कि मैंने प्रदीप जी से 1 से 1.5 मिनट बात की होगी इस पूरे इंटरव्यू के लिए, लेकिन सचमुच जितने खूबसूरत ढंग से आपने मेरे हर बात को इंदौर के और पूरे हिंदुस्तान को दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और सच है कि आप बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मेरे साथ में हैं, और मैं आपको आज अपने जितने भी हीरो जो थे मेरे, मैं इंदौर का आपको हीरो मानता हूं। और मैंने आपसे यूरेनियम शब्द इसलिए दिया कि जितनी ऊर्जा आपके अंदर है, जितना आपको शब्द आप फ्लो करते हैं, शायद आज की डेट में टीवी में कोई नहीं करता, ये पक्का है। अर्नव जी को भी, उनका भी बहुत फ्लो बहुत अच्छा है, और वो जिस तरह से बोलते हैं, जैसे वो कहते हैं कि मैं हिंदी नहीं जानता, लेकिन आजकल तो वो हिंदी शब्दों को इतने प्यारे ढंग, ये मेहनत है बिल्कुल। आपका, आप लोगों की जो मेहनत की है आपने, उसको तो नमन करता हूं। सच यही कहूंगा आज कि जहां जहां तक उड़े तिरंगा, वहां वहां तक घर मेरा है, जब तक ऊंचा ये झंडा है, तब तक ऊंचा सर मेरा है। आपकी शुक्रिया, देशभक्ति को नमन करता धन्यवाद। हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप मेरे साथ में थे, पूरे इंदौर के साथ में थे, पूरे हिंदुस्तान के साथ। शुक्रिया सतीश जी, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान रखिए और आप भी साथ में मिलकर ललकार में देश जब को आगे जाया बढ़ाइए। करें, तो शुक्रिया। मैं एक बात आपसे कह दूं जाते जाते, कि ललकार में जाया करें तो प्लीज प्लीज प्लीज, जो आपके जज्बात वो तो है कि किसानों के साथ मिलना, उनसे बातें करना आप करते हैं, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। और यही कहते हुए आपसे विदा चाहूंगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया सतीश धन्यवाद। जी। धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों, कल फिर हम मिलेंगे 4 बजे। हमारे बीच में एक बेहतरीन फनकार होगा, आपका मैं इंतजार करूंगा 4 बजे।
शाम को मेरे बीच में हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बेहतरीन फनकार हमारे बीच में होगा। यही कहते हुए मैं आपसे विदा चाहूंगा। सतीश पांडे आपके बीच।